94 साल बाद एक बार फिर भारत में जाति जनगणना की तैयारी शुरू हो चुकी है। 1931 के बाद पहली बार सरकार सभी जातियों के आंकड़े इकट्ठा करेगी ताकि सामाजिक न्याय और विकास योजनाओं को अधिक सटीक और प्रभावी बनाया जा सके, ऐसा कहना है सरकार का भी और विपक्ष में बैठे हुए लोगों का। पहलगाम हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके चौंका दी। शायद ऐसा दिखाना भी है कि विश्व को दिखाना है कि विश्व में लोग ये समझे कि हम घरेलू मामलों पर भी ध्यान दे रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद जनता में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से के बीच सरकार ने जातिगत जनगणना की घोषणा करके चौंकाया। आजादी के बाद पहली बार सरकार घर घर जाकर जाति पूछेगी। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। हालांकि जनगणना कब शुरू होगी, सरकार ने इसकी तारीख नहीं बताई। हर 10 वर्षों में होने वाली जनगणना 2021 में कोविड-19 के चलते टल गई थी। जाति जनगणना क्या है, अगर इस विषय पर बात करें और कब शुरू हुई और कब बंद हुई, तो यह अंग्रेजी राज में 1881 से 1931 तक जनगणना में जाति गिनी जाती थी। आजादी के बाद जातिगत विभाजन बढ़ने के डर से 1951 में इसे बंद कर दिया गया और इसके बाद जनगणना के साथ एससी एसटी की जातिगत जानकारी दर्ज और प्रकाशित होती रही अभी तक। अगर जो देखा जाए उसमें ये सामाजिक आर्थिक जनगणना जो है वो क्या थी। 2011 में यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में 25 करोड़ शहरी और ग्रामीण परिवारों का सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना सर्वे हुआ। 2012 के अंत तक डेटा मिला और 2013 तक प्रोसेसिंग नहीं हो पाई और इस बीच 2014 में मोदी सरकार बनी। ग्रामीण भारत का डेटा जारी हुआ पर जाति का नहीं। वहीं 2018 में सरकार ने कहा डेटा में गलतियां हैं। फिर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। जातिगत जनगणना की बात आखिर क्यों बढ़ रही थी? इसके 3 कारण हैं। पहला, आरक्षण की नीति एक सदी पुराने आबादी आंकड़ों व अनुमानों पर आधारित है। अब साक्ष्य आधारित नीति बनाने की जरूरत है। दूसरा, समाज की असल तस्वीर सामने आएगी। और तीसरा है, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना की सरकारें जाति सर्वे करवा चुकी हैं। इससे सियासी बवंडर बढ़ा है और बिहार में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग और ईबीसी आर्थिक पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% से अधिक निकली और इससे सियासी नजरिया भी बदला है। अब लोगों के मन में एक विचार ये भी है कि इधर आतंकी हमला हुआ है पहलगाम में
और उसके तुरंत बाद ही सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? पहले हम पहलगाम मसले को सुलझाएं, लेकिन अब यहां जातिगत मुद्दा जो है वो उठा दिया गया है। तो दुनिया को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि घरेलू मुद्दों पर भारत फोकस कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद जब लोग देश के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं, ठीक इसी बीच जातिगत जनगणना का फैसला सोची समझी रणनीति है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग के समानांतर नई चर्चा छोड़कर सेना और सरकार को दबाव से उबारना है। अब बात आती है कि जातिगत जनगणना होगी तो उसमें क्या पूछेंगे? भाई घर घर जाति पूछी जाएगी तो जाति में पूछा क्या जाएगा? इसमें 31 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 10वां सवाल जो होगा जाति का होगा। जनगणना की शुरुआत जिलों, प्रखंडों, सीमा फ्रीज करने के 3 महीने बाद होती है। इस पर 30 जून तक रोक है। सबसे 31 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें 10वां सवाल एससी, एसटी या अन्य जाति का होता है। अब इसी में जाति का जो अब ये इसी कॉलम में जाति का होगा ये। अब इसी में जाति दर्ज होगी, इसमें ओबीसी भी दर्ज होगा। जातिगत जनगणना क्या बदलेगा? अगर जातिगत जनगणना होती तो बदलेगा। इसमें कल्याणकारी योजनाओं जैसे शिक्षा, रोजगार में आरक्षण फिर से तय हो सकेगा। इंदिरा साहनी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने तय 50% आरक्षण सीमा पर पुनर्विचार के लिए। वहीं ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग है, उसकी जो जनसंख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा है और सामाजिक आर्थिक रूप से हाशिए पर है। तो आरक्षण परिस्थितियों में सकारात्मक कार्रवाई के विस्तार का संवैधानिक मार्ग बनेगा। वहीं सियासी परिदृश्य बदलेगा। पार्टियों को सामाजिक गठबंधनों, नेतृत्व, उम्मीदवार चयन रणनीति पर भी फिर विचार करना होगा। केंद्र सरकार को अभी यह फैसला क्यों लेना पड़ा? क्या ऐसा हो गया कि यहां आतंकी हमला हुआ और केंद्र सरकार ऐसा फैसला ले रही है और तुरंत ले रही है, जिसका भी केंद्र सरकार विरोध कर रही थी कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, फिर एकाएक फैसला? तो इसके पीछे का कारण है बिहार, तेलंगाना में जातिगत सर्वे से जुटाए गए प्रमाण और बढ़ते जन समर्थन के चलते केंद्र सरकार के लिए इसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया था। पिछड़ा वर्ग के वोटरों के बढ़ते महत्व ने सियासी समीकरणों को फिर से आकार दिया और इस साल बिहार और 2027 में यूपी जैसे बड़े राज्यों में चुनाव के अलावा आगामी आम चुनावों में 2029 में ने इसकी तात्कालिकता को और बढ़ा दिया है। ठीक है, जातिगत जनगणना हो रही है, लेकिन जातिगत जनगणना में भी चुनौतियां हैं और कई चुनौतियां सामने आएंगी। वर्गीकरण बड़ी चुनौती है। जातियां बहुत हैं, हजारों उपजातियां, अलग अलग पहचान और क्षेत्र विशिष्ट नाम है। इसके लिए सटीक प्रणाली बनानी जरूरी है। जनगणना फॉर्म को जाति, उपजाति, समानार्थक नामों, गोत्र, उपनाम और वंश नाम के बीच अंतर के लिए डिजाइन करना होगा। एक चिंता जाति पहचान को पुष्टि करने की है
राजनीतिक हेर-फेर के जोखिम भी हैं। निगरानी का मजबूत तंत्र बनाना चाहिए। क्या यह फैसला लोकतंत्र के लिए नया अवसर है? अगर यह पारदर्शिता, निष्पक्षता से लागू हो तो ईमानदार विश्लेषण हो तो आधुनिक भारत सशक्त दस्तावेज होगा। पक्ष विपक्ष सभी जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का समर्थन कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री जी का कहना है कि इस निर्णय से आर्थिक व सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण होगा। कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए जातिगत जनगणना का विरोध किया और विपक्ष में रहते हुए इस पर राजनीति की, ऐसा कहना है गृह मंत्री जी का। वहीं विपक्ष में बैठे कांग्रेस के नेता राहुल जी का कहना है कि पहले पीएम कहते थे कि 4 ही जातियां हैं, अब घोषणा की। हमने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, 50% आरक्षण की सीमा तोड़ेंगे, हम सरकार के साथ हैं। इसकी टाइमलाइन और बता दें मोदी जी, ऐसा कहना है। वहीं लालू जी ने कहा हमें जातिवादी कहने वालों को जवाब मिल गया, बहुत कुछ अभी बाकी है, हम भाजपा और संघ को नचाते रहेंगे। खैर ये तो राजनीति है, सियासत है, इससे क्या होगा? क्या इसका ईमानदारी से विश्लेषण होगा? जातिगत जनगणना के सही आंकड़े बताए जाएंगे? अब ये भविष्य में जब जातिगत जनगणना होगी और उसके बाद इसके साक्ष्य सामने आएंगे, जब सही आंकड़े सामने आएंगे, उनके साथ फिर कैसी योजनाएं बनेंगी, किस प्रकार का देश हम बनाना चाहते हैं। इससे पहले भी जातिगत जनगणना हुई और 1951 में बंद हो गई। क्या आगे सही योजनाएं बन पाएंगी? भेदभाव रहित राजनीति होगी? ये सब आगामी आने वाले समय में पता चलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।